हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय जो आपका चैप्टर है ना, उस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है। आपका पहला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजकीय आय, ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रहन सहन के जो स्तर को प्रभावित करता है ना, वह है आपका ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। इसका सही जवाब हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी 25,494 रुपए। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपए है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है आयकर, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्पाद कर, ऑप्शन सी में दिया गया है बिक्री कर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर के जो अंतर्गत ना जो शामिल किया गया है, वह है आपका आयकर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। हमारा जो बिहार राज्य है ना, उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है ना, वह देश विकसित देश कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में दिया गया है पटना, बी में दिया गया है गया, सी में दिया गया है गोपालगंज और डी में दिया गया है नालंदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। हमारा जो बिहार राज्य है, उसका जो पटना जिला है ना, उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है,
भारत भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया गया है हरियाणा और ऑप्शन डी में दिया गया है गोवा। तो भारत के जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है ना, वह गोवा है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वह कौन करता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ना CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी कहे थे कि जब तक हम बिहार के विकास नहीं करेंगे ना, जब तक भारत का विकास करना संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसको सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसको हम सामान्यतः 2 भागों में ही बांट सकते हैं। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि बिहार क्या है। तो बिहार एक बीमारू राज्य है। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा एक बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है। लेकिन ये जो कर्नाटक है ना, वह बीमारू राज्य के श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषि, खनन, पशुपालन, ये तीनों जो क्रियाएं हैं ना, वह प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। इसका सही जवाब, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 के जब जनगणना हुआ था उस समय भारत की आबादी क्या थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार ना भारत की जो आबादी थी ना वह 121 करोड़ थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण न सामाजिक कल्याण होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, वेटलैंड आयोग संबंधित है। वेटलैंड आयोग किससे संबंधित है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है समावेशी विकास, ऑप्शन बी में दिया गया आधारभूत संरचना से, ऑप्शन सी में दिया गया सतत विकास से, और ऑप्शन डी में दिया गया आर्थिक विकास से। तो वेटलैंड आयोग जो है ना वह सतत विकास से संबंधित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वेटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुंटलैंड आयोग ने। ब्रुंटलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है ना वह सेवा क्षेत्र होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था सबसे पहले। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी,
मूल्य योग विधि। मूल्य योग विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य के जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय के कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय। अगर हम वर्ष भर में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहेंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है पंजाब, बी में दिया गया है गोवा, सी में दिया गया है महाराष्ट्र, डी में दिया गया है कर्नाटक। तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है ना, वह गोवा है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने प्रस्तुत की? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, रैगनर नर्क्स ने। गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नर्क्स ने प्रस्तुत की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, साख का आधार क्या होता है? साख का आधार क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास। साख का आधार विश्वास होता है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।